हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सोशोलॉजी अड्डा 24/7। तो मैं हूं शुभम कुशवाहा, आपका सोशोलॉजी एजुकेटर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब हम वेस्ट की तरफ के लिटरेचर देखते हैं, मतलब मैं दुनिया के वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, जब हम वहाँ के लिटरेचर देखते हैं या मूवीज देखते हैं हम, तो हमें बहुत पार्शियल चीज़ें देखती हैं। या जब हमारे इंडिया में अंग्रेजों का राज था या उन्होंने हमारे हमें कॉलोनी बनाया, तो हमें ऐसा बताया कि हम बहुत अनसिविलाइज तरीके थे। मतलब कि बहुत हमारे पास कोई तरीका नहीं था रहने का, हम कैसे भी रह रहे थे, हमें कपड़े पहनने के तरीके नहीं थे, खाना खाने का तरीका नहीं था हमारे पास। तो बहुत ईस्ट के जो लोग थे, मतलब एशियन की तरफ, ये जो ईस्ट वाला पार्ट था, उन लोगों को बहुत क्या बताया गया, बहुत अनसिविलाइज्ड बताया गया, जिनके पास ज्ञान नहीं था, इलिटरेट टाइप ऐसे ऐसे बताया गया। या जब हम मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो इस्लामीज कंट्री वाले हैं, उनको ही मूवीज में, मोस्टली हॉलीवुड की मूवीज में, एक विलेन टाइप उनको बताया जाता है कि यहाँ के लोग विलेन हैं, है ना, मतलब टेररिस्ट, ऐसे काइंड ऑफ चीजें जो दिखाई जाती हैं मूवीज में। तो ये सारी चीजें बहुत पार्शियल है, मतलब कि वेस्टर्न के लोग जो मूवीज, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स में उन्होंने कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को, मतलब दूसरों को कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक लेजिटमाइज कर दिया अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर। तो ऐसे ही एक थिंकर है जिनका नाम एडवर्ड सेड है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, आज हम वो देखेंगे। एडवर्ड सेड से काफी को थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब का जो ट्रेंड बन रहा है वो क्लासिकल थिंकर से या फंक्शनल थिंकर से शिफ्ट होके मॉडर्न थिंकर की तरफ जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले की एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड जो है वो हमारे इसमें आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। किस में आते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म में, या पोस्ट मॉडर्न थिंकर में आते हैं। किसमें? पोस्ट मॉडर्न थिंकर में आते हैं। क्लियर। पोस्ट मॉडर्न थिंकर में आते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं, पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो पोस्ट का मतलब होता है कि आफ्टर, या इसे हम कह सकते हैं आलोचना। क्या कह सकते हैं? आलोचना या क्रिटिसिज्म। क्या कह सकते हैं? क्रिटिसिज्म। मतलब कि लोगों ने जो स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब ये जो औपनिवेशिकवाद था, कॉलोनिज्म का बात, कॉलोनियलिज्म के टाइम के या कॉलोनी के टाइम के, उसकी आलोचना ये करते हैं कि कैसे साम्राज्यवाद ने देशों के लोगों की आइडियोलॉजी पे डोमिनेट किया है, कैसे लोगों के थिंकिंग पे डोमिनेट किया है, उनके लाइफ स्टाइल पे, उनके नॉलेज पे, उनके पावर पे डोमिनेट किया है। तो बेसिकली ये एक आलोचनात्मक थिंकर है जो कि साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म को ये क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, ही वाज बोर्न इन 1935। ये बेसिकली अमेरिकन थिंकर माने जाते हैं। फिलिस्तीन में इनका जन्म हुआ था, बाद में अमेरिकन, फिलिस्तीन अमेरिकन थिंकर, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी जो डेथ हुई थी, वो जो डेथ हुई थी ये 19 सॉरी 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 2003 में हुई थी। कब? 2003 में। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पुराने थिंकर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी चीज़ें लिखा है इन्होंने, जो कि हम आज अपने सामने देखते हैं। क्लियर। मॉडर्न, इन्होंने आधुनिकता की भी आलोचना की। आधुनिकता की आलोचना करते हैं। किसकी करते हैं? आधुनिकता की आलोचना। मतलब कि कैसे जो मॉडर्निटी है वो लोगों की आइडियोलॉजी पे डोमिनेट करती है, उनके नॉलेज पे, उनके पावर, उनके उनके इवन फैशन हो गया या ट्रेंड हो गया, ये वेस्टर्न चीजें क्या करती हैं? लोगों पे डोमिनेट करती हैं। क्लियर। बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थिंकर थे, जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर भी इनको हम कह सकते हैं, इनका मानना है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। नो यूनिवर्सल ट्रुथ, नो यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना सच होता है। मेरा देखने का नजरिया कुछ हो सकता है, आपके देखने का नजरिया कुछ हो सकता है, जापानीज का देखने का नजरिया कुछ हो सकता है, या वेस्ट के, अमेरिका, ब्रिटिश, इन सब का देखने का थिंक अलग है। ऐसा नहीं कि हर एक जो आपने बता दिया है वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि आपने बताया कि हमें नाइफ एंड फोक से खाना है, कोट एंड टाई पहनना है, तो दैट इज यूनिवर्स। नहीं, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मेरी चीजें अलग अलग है। तो नो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना सच क्या होता है? अलग होता है, अपनी अपनी मीनिंग होती है। क्लियर। इनको बेसिकली अगर हम बात करें तो इनको फाउंडर माना जाता है ऑफ द पोस्ट
ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म, जो इन्होंने बताया पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म। क्लियर, मतलब कि ये जो औपनिवेशिकवाद था, मतलब कि जो लोगों को कॉलोनी बना लेना, दूसरे देश पे जाके वहां सत्ता जमा लेना कि बिजनेस के लिए हम जा रहे हैं, उसके बाद हमने क्या कर लिया, वहां पे जाके सत्ता जमा लिया, तो ये उन चीजों को क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म किया इन्होंने। क्लियर, इन्होंने क्या किया, उस चीजों का आलोचनात्मक किया। उसके बाद इनकी जो सबसे मेजर, जो इनका मेजर की वर्क है, वो माना जाता है इज ओरिएंटलिज्म। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, बुक लिखा, जिसका जिसका हेडिंग था या जिसका टाइटल था, दैट इज ओरिएंटलिज्म। क्या था, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का इनका मतलब है, इनके कहने का सेंस ये है कि हमने देश को कितने भागों में बांट दिया, हमने देश को 3 भागों में बांट दिया, मतलब सर 2 भागों में बांट दिया। अगर हम इसको अगर एक अपनी दुनिया मान के चलते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। क्लियर, दैट इज, एक तरफ जो है ये वेस्ट, मतलब कि पश्चिम के लोग, एक तरफ जो है वो ईस्ट के लोग। क्लियर, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज हैं, इन इधर की तरफ के लोग। क्लियर, तो ये कहते हैं कि जो ईस्ट वाले लोग थे, जो वेस्ट वाले लोग थे, वो, उनको इन्होंने बताया, उनको क्या इन्होंने बोला, ऑक्सीडेंट। अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। और जो ईस्ट के लोग थे, इन्होंने उसको बताया ओरिएंट। क्लियर, तो बेसिकली ऑक्सीडेंट जो लोग हैं, मतलब जो वेस्ट के लोग हैं, उनका मानना ये है कि जो ईस्ट के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, इनके पास, ये लोग बैकवर्ड हैं, ये लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है, इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके लिए बताते हैं, ये ओरिएंट के लिए बताते हैं। इन्होंने इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि जो ओरिएंट ऑक्सीडेंट लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो सिर्फ हमारे, मतलब कि उन्होंने हमें सिर्फ आर्थिक तौर पे ही गुलाम नहीं बनाया, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल तौर पे भी उन्होंने हमें गुलाम बनाया। आप देखिए, जितनी भी आइडियोलॉजिक, जितनी भी बुक होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी जो बताया, कैपिटलिज्म जैसी चीजें आई, ये सारी चीजें आप वेस्ट के ही देखेंगे, तो उनके थ्रू ही सारी चीजें चलती जा रही हैं, और उनके थ्रू उन्होंने ही हमारी आइडियोलॉजी पे एक डोमिनेंट बना के रख दिया, थ्रू द लिटरेचर कह सकते हैं, थ्रू द आर्ट्स कह सकते हैं, पेंटिंग्स के जरिए। जैसे कि काइंड ऑफ आप वो किसकी एक पेंटिंग है, मोनालिसा, अगर आप उसको देखेंगे तो एक बस स्माइल करती हुई लड़की है, बट उन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया उस चीजों को कि लोगों ने उसको एक अजूबा मान लिया, मतलब कि वाह क्या पेंटिंग है, जबकि उससे अच्छी अच्छी और भी पेंटिंग है। हमारे यहाँ पे कितने अच्छे पेंटर्स हैं, जापानीज कल्चर देखिए, चाइनीज कल्चर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कल्चर। तो जो वेस्ट के लोग थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो ईस्ट के लोग हैं, ये बहुत पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, और इसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि हमने आपके ऊपर रूल किया, उपनिवेश, हमने आपको कॉलोनी बनाई, जिसके कारण आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो उन्होंने इसके थ्रू, ओरिएंटलिज्म के थ्रू, इन्होंने जस्टिफाइड कर दिया कि कॉलोनी बनाना, कॉलोनियलिज्म क्या है, एक अच्छा चीज है। उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, जस्टिफाइड कर दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट माना जाता है, उन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में ये कहते हैं कि जो कल्चर है, जो कल्चरल टेक्स्ट है, जो कि कल्चरल टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे कि लिटरेचर हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, या आप मीडिया भी कह सकते हैं। क्लियर, तो इन लोगों ने क्या किया है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेव करते हैं हर कंट्री में, आप देखेंगे, या इन लोगों ने एक पॉलिटिकल रियलिस्टिक चीजें बताया, मतलब कि इन्होंने एक पॉलिटिकल जो विचारधारा होती है उनको इन्होंने बनाया, मतलब इन्होंने दे सेव द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्लियर, मतलब इनके थ्रू ही जो सारी चीजें आप विचारधाराएं देख रहे हैं, वो इनके थ्रू ही डेवलपमेंट मानी जाती है। कहते हैं कि जितने भी
हमारे कल्चर टेक्स्ट, मतलब इन्होंने ऐसे कल्चरल टेक्स्ट लिखे, ऐसी किताबें लिखी, ऐसी पोएम्स लिखी, या ऐसे मीडिया दिखाया जाता है कि जिसके थ्रू इन्होंने एक जस्टिफाइड किया कि जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, दैट इज परफेक्ट, वो सबके लिए मान होती है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ बात करते हैं। बट एडवर्ड सेड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आपने अपने कल्चर अपने टेक्स्ट में बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, वो हर समाज के लिए सत्य नहीं हो सकता है। हर देश का अपना अपना सत्य होता है, हर देश के अपने अपने कल्चर होती हैं, भावनाएं होते हैं जिसके थ्रू वो लोग करते हैं। उसके बाद इनकी जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक आती है, दैट इज कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, क्लियर। मतलब कि ये कहते हैं कि जो सांस्कृतिक चीजें हैं, जो यूरोपियन साहित्य है, उसने क्या किया है, साम्राज्यवाद को एक जस्टिफाइड कर दिया है कि साम्राज्यवाद होना एकदम क्लियर चीजें हैं, मतलब सही चीजें हैं, नॉर्मलाइज्ड कर दिया है साम्राज्यवाद होना। आप जैसे देखिए कि अमेरिका को देखिए कि वो बहुत सारे देशों में कब्जा कर लेता है मिलिट्री के थ्रू, और बाद में उसको जस्टिफाइड करता है कि आपके यहाँ सारी चीजें खराब थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कब्जा, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, शांति स्थापित की। जबकि आप देखेंगे तो वहां से मिनरल्स निकाल कर ले जाते हैं, खनिज जितने भी सबसे ज्यादा जो मेटल्स होते हैं वो लोग निकाल कर। अब अफगानिस्तान का हालत देखिए, अफगानिस्तान में उन्होंने वर्षों वहां पे अपनी मिलिट्री कॉलोनी बना के रखी उसको, और बाद में 2021 में 2022 में वो लोग उसको छोड़ के चले गए। जब वहां पे गए तो उनके पास कुछ नहीं बचा, और उन्होंने जस्टिफाइड किया कि आप लोग लड़ रहे थे, आप लोग यहाँ टेररिज्म था, हमने आके आपके यहाँ पे क्या किया, शांति बनाई, हमने आपको यहाँ पे रहना सिखाया, हमने आपको बात करना, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें दी। तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट के लोग हैं, जो वहाँ की संस्कृतियां हैं, वो इस चीज को जस्टिफाइड कर देती हैं कि आपके यहाँ जो साम्राज्यवाद हुआ है, या जो इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसको हम क्या करते हैं, उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया थ्रू द कल्चर, थ्रू द लिटरेचर टेक्स्ट के थ्रू। क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन लिटरेचर थे, जो यूरोपियन लिटरेचर थे, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर नॉर्मलाइज्ड, अगर हम एक लाइन में इसको लिखना चाहें तो नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड empire and colonial rule। क्लियर। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए तो इनका कहना था कि हाँ, आप लोग जो थे, आपके पास ना तो मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना तो आपके यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी थी, हमने आपको सारी चीजें दी, आपको रहना सिखाए। आप देखेंगे बहुत ज्यादा कल्चर शिफ्ट माना जाता है वेस्टर्न थिंक, वेस्टर्न की तरफ से आप देखेंगे तो पहले ये बहुत बेसिक जो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट लिखा है। तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप यूजीसी नेट या सोशोलॉजी की जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। तो आप देखेंगे कि पहले हम लोग क्या था, हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था, फिर आया स्कूल सिस्टम। आप देखेंगे पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, बट धीरे धीरे क्या हो, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉलोनी बन गए ब्रिटिशर्स के, तो हमारे यहाँ पे कोट पैंट का आ गया ट्रेंड कि हम लोग कोट पैंट टाई जैसी चीजें पहनने लगे। जहाँ लोग एक किचन में बैठ के खाते थे, सब लोग एक एक हॉल में बैठ के खाते थे, ज्वाइंट फैमिली में बैठ के खाते थे। उसके बाद आ गया क्या, डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, नाइफ एंड फोक का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप अभी भी देखेंगे जो जो क्या होते हैं, जो फैशन वेस्ट में एक पहले ट्रेंड करेगा, उसके बाद में एशिया की तरफ या ईस्ट की तरफ आता है। जैसे कि बहुत अच्छा आप देखेंगे आजकल वो एक थर्मस टाइप चल गया, उसको क्या बोलते हैं, स्टेनली ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। तो आप उसको देखेंगे कि पहले वेस्ट में लोगों ने यूज करना शुरू किया, वहाँ के सेलिब्रिटीज ने, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज ने उसको यूज करना शुरू कर दिया, और जैसे ही हमारे सेलिब्रिटीज ने यूज करना शुरू किया तो हमने उसको वापस से पहनना शुरू किया। या आप बैगी जीन्स ले लीजिए, बैगी जीन्स हमारे यहाँ पे पहले जो एकदम वो ट्राउजर्स टाइप होते थे बंद हुए, बाद में वापस से फिर वेस्टर्न लोगों ने यूज करना शुरू किया, एंड वेस्टर्न लोगों के यूज करने के बाद हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हुआ उनके उनके फैशन का कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या जो वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेंट का बात कर रहे हैं,
तो लोगों ने वहां पे मीडिया के थ्रू, कल्चर के थ्रू इतना ज्यादा इम्पायर एंड कॉलोनियल रूल को इम्पोज कर दिया कि लोग उसको सच मानने लग गए हैं। लोग मानते हैं कि मतलब ये जो है वो एकदम सही है, यही एकदम परफेक्ट तरीके से है। तो इन्होंने जस्टिफाइड कर दिया उन सारी चीजों को कि जो यूरोपियन साहित्य है वो क्या करता है, कॉलोनियल रूल को उन्होंने सही तरीके से ठहरा दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये कहते हैं कि इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन में। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आउट ऑफ प्लेस। बेसिकली ये जब फिलिस्तीन में थे, कहाँ थे ये, फिलिस्तीन में, इनके अपने बचपन के बारे में ये लिखते हैं, अपने बचपन के बारे में लिखते हैं कि ये जब फिलिस्तीन थे, यहाँ फिलिस्तीन में इनका जन्म हुआ, तो जब वहाँ के जो फिलिस्तीन एंड जो कह सकते हैं आप लेबनान में भी ये थे, वहाँ के बारे में ये बताते हैं कि यहाँ के जीवन कैसे, हर जगह का जीवन क्या है, अलग अलग है, जीवन क्या है, अलग अलग है। क्लियर। तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हर 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 कंट्री का अपना अपना एक सत्य होता है, अपने अपने तरीके से सारी चीजें उनके क्या करती हैं, चलती हैं। आप किसी पे अपना यूनिवर्सल ट्रुथ थोप नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि जो आप कह रहे हो वही सारी चीजें क्या है, सच है, आपके लिटरेचर ही सारी चीजें सच नहीं है, ये उनका मानना था। क्लियर। आइए मेजर कॉन्सेप्ट इनका डिस्कस करते हैं कि ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है। क्लियर। ओरिएंटलिज्म का मतलब हम पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं। इन्होंने बोला कि जो देश है, जो भी हमारी कंट्रीज हैं, मतलब कि जो हमारी कंट्री है या पूरा वर्ल्ड को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया इन्होंने। क्लियर, कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से अभी मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड, एक वेस्ट के लोगों में, क्लियर, और ईस्ट के लोगों में। अब जितना मैंने अभी बताया उतने में आप समझ गए होंगे कि वेस्ट के जो लोग हैं इनका मानना है कि जो इन्होंने अपने आप को क्या बताया कि ये क्या है, सुपीरियर है। क्या है, सुपीरियर। क्या है ये, सुपीरियर। उसके बाद ये कहते हैं कि हम सुपीरियर तो हैं बट हम सिविलाइज्ड भी हैं। क्या है, सिविलाइज्ड। इन्होंने अपने आप को बताया कि ये क्या है, सिविलाइज्ड। ये क्या है, सिविलाइज। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो हम बहुत अंधविश्वास में नहीं रहते। ये लोग अपने आप को रैशनल बताते हैं। क्या बताते हैं, रैशनल बताते हैं। इन्होंने अपने आप को रैशनल बताया। उसके बाद ये कहते हैं कि हम पहले से ही डेवलप थे। हम क्या थे, पहले से ही डेवलप, क्या थे, डेवलप्ड थे। मतलब हमारा विकास पहले हुआ, उसके बाद आपका विकास होता है। इन्होंने बोला कि जो ईस्ट के लोग हैं वो क्या है, बैकवर्ड है। क्या है, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब ये लोग पिछड़ा है, इनके पास सोचने का तरीका नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके रहने का तरीका नहीं है, इनके कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने अपने उसमें बताते हैं कि जो वेस्ट के लोग हैं वो लोग, जो ईस्ट के लोग हैं वो क्या है, पिछड़ा है। उसके बाद ये लोग बहुत इरेशनल तरीके से रहते हैं। क्या रहते हैं, इरेशनल तरीके से रहते हैं। इरेशनल तरीके से मतलब हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता, हमारे पास कोई चीज़ें नहीं होती कि जिसका हम कोई लॉजिक दे सकें। हमारे भगवान, हमारे कल्चर, हमारी सारी चीज़ें, या टोटेमिज्म जो हम मानते हैं, जो इमाम दुर्खाइम ने बताया कि आपके पास कोई तरीका नहीं है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। क्लियर। उसके बाद ये कहते हैं कि आप लोग क्या थे, लेस डेवलप्ड थे या अनडेवलप्ड भी कह सकते हैं। क्या था, आप लोग अनडेवलप्ड थे, मतलब आपके पास कोई सारी चीज़ें थी नहीं। आपने बस आप जो भी आपके पास था खाना, आप वो बस खा रहे थे। आपने कभी रैशनैलिटी नहीं यूज़ नहीं की, आपने कभी टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं सीखा। जबकि अगर हम सिविलाइज तरीके से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन माना जाता है, जो कि हमारे रीजन में देखा गया।
कि उसमें सारी चीज़ें थी, ड्रेनेज, वेल ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आज नॉट किसी डेवलप कंट्री के पास उतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम नहीं, उतना क्या आज हमारे कंट्री के पास उतने डेवलप नहीं है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको किसने बताया? कि वेस्ट के लोगों ने बताया कि आप लोग बहुत क्या थे, इरेशनल थे। अब बात करते ओरिएंटलिज्म क्या है। जिसमें भी इज्म लग जाता है, आप समझिए इस बात को, जिसमें भी इज्म लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से विचारधारा हो जाता है। क्या है? एक तरीके से आइडियोलॉजी है। तो ओरिएंटलिज्म एक सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग है। एक वे ऑफ सिस्टमैटिक वे ऑफ क्या है? थिंकिंग है, मतलब एक सोचने का तरीका है, जिसके थ्रू थ्रू जो वेस्ट के लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। किस पे? ईस्ट के लोगों पे। डोमिनेट एंड कंस्ट्रक्ट ओरिएंट, मतलब डोमिनेट तो करते हैं, बट उसके थ्रू ये लोग क्या बताते हैं? इन्होंने क्या किया? कंस्ट्रक्ट ओरिएंट। ओरिएंट कौन थे? ओरिएंट थे जो ईस्ट के लोग थे। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। ओरिएंट कौन थे? जो ईस्ट के लोग थे। इन्होंने ना सिर्फ डोमिनेट किया, बल्कि उन्होंने बताया कि जो ओरिएंटलिज्म है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसके थ्रू जो वेस्ट के लोग हैं वो ईस्ट के लोगों पे डोमिनेट करते हैं। बताते हैं कि जो औपनिवेशिकवाद है या जो इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, वो कैसे ईस्ट के देशों को उन्होंने डेवलप किया, कैसे वहाँ की विचारधाराओं को उन्होंने बदला, कैसे उन सारी चीज़ों को लोगों को सिविलाइज्ड बनाया। किसको? ईस्ट के लोगों को। ईस्ट के लोगों की एक इमेज बना के उन्होंने दुनिया के सामने दिया कि ईस्ट के लोग कैसे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, या जब हम मूवी देखते हैं तो हम देखेंगे जो वेस्ट के सारी मूवी है वो बहुत टेक्नोलॉजी आधारित होती हैं। या आप कोई भी देखिए कि सारे जो एलियन अटैक वगैरह हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? वेस्ट में ही हो रहे हैं। और वहीं के लोग उनको क्या कर रहे हैं? एकदम रोक ले रहे हैं। बाकी देश तो ऐसे ही मर जा रहे हैं। मतलब कोई देश, कोई कॉन्टिनेंट रोक नहीं पा रहा है, सिर्फ वेस्ट के लोग ही उसको क्या कर पा रहे हैं? रोक रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक उन्होंने क्या बताया? एक तरीके से जो ईस्ट के लोगों का एक इमेज बना के दे दिया लोगों दुनिया के सामने कि ईस्ट के लोग कैसे हैं? ऐसे हैं कि अनसिविलाइज, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इरेशनल है। ये सारी चीजें क्लियर। उसके बाद ये कहते हैं कि जो ओरियंट्स आर इरेशनल, बैकवर्ड, इंफीरियर। ओरियंट्स आर इरेशनल, बैकवर्ड एंड इंफीरियर कि वो लोग क्या है? पिछड़ा है, बैकवर्ड है। मतलब वो इरेशनल है, पिछड़ा है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं है, वो तार्किकता की बात नहीं करते, इंफीरियरिटी है उनके अंदर, वो सारी चीजें नहीं है। बट उसके थ्रू एक ओरिएंटलिज्म जो है, ओरिएंटलिज्म में आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने एक तरीके से क्या किया? एक डिस्कोर्स बनाया। मतलब ओरिएंटलिज्म जो है वो एक एज अ वर्क एज अ डिस्कोर्स का मतलब चर्चा या विमर्श कह सकते हैं आप उसको। मतलब ओरिएंटलिज्म एक चर्चा का तरीका है। आप देखेंगे कि पहले जो जब हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत ब्रिटिशर्स ने अपने अपने क्लब्स बनाए। या आप विदेशों में भी जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े एलीट क्लास के क्लब्स थे। वहाँ पे ये लोग बैठ के डिस्कस करते थे। मतलब एक डिस्कशन का टॉपिक होता था कि ईस्ट के लोग कैसे हैं, हमें और उन पे कैसे रूल करना चाहिए।
तो ओरिएंटलिज्म जो है वो एक डिस्कोर्स की तरह काम करता है, जिसके थ्रू वो बताते हैं। डिस्कोर्स में कौन कौन होते हैं? डिस्कोर्स में हो सकते हैं आपके जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं, जो आपके स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स मतलब स्कॉलर्स मतलब जो रिसर्च करते हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, ट्रेवलर हो सकते हैं, या और कौन हो सकते हैं? जैसे कि आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप लोगों को मुन्ना भाई मूवी याद है? मुन्ना भाई मूवी में आप देखेंगे कि वहां का जो एक वेस्ट की तरफ का एक वो आता है, टूरिस्ट आता है। तो उसमें कहता है कि आई वॉन्ट टू सी पुअर पीपल इन इंडिया, पुअर इंडिया, नो डेवलप इंडिया, नो ताजमहल। तो ही वाज सेइंग लाइक दिस, है ना। तो उसमें अरशद वारसी कहता है कि अरे भाई, इंडिया में तो ताजमहल और भी सारी चीजें, आप वो लोग क्यों नहीं देखते हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू सी ओनली पुअर। तो मतलब एक ऐसी एक ऐसी इमेज कंस्ट्रक्ट करके दे दी गई है, मतलब वेस्ट के थ्रू। तो एडवर्ड सेड कहते हैं कि ओरिएंटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके थ्रू उन्होंने एक ऐसी इमेज कंस्ट्रक्ट कर दी है ईस्ट के लोगों की, कि वो लोग बहुत बैकवर्ड दिखते हैं, इंफीरियर दिखते हैं, गरीबी में रहने वाले लोग दिखते हैं। ये सारी चीजें एक विचारधारा के थ्रू उन्होंने एक इमेज बना के दे दी है। इसलिए अब जो भी टूरिस्ट आते हैं वो एकदम गरीबी दिखाते हैं, इंडिया में गरीबी देखना चाहते हैं कि कहाँ कैसे रह रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ईस्ट के जो भी लोग हैं उनमें बस जो भी वेस्ट के लोग देखने आते हैं वो यही सब देखने आते हैं। कि क्यों? क्योंकि उनके लिटरेचर में ऐसी चीजें दिखा दी गई है, उनके टेक्स्ट में, उनकी न्यूज मीडिया में ये सारी चीजें एक 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 डिस्कोर्स बना दिया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ ऐसे ही हैं। क्लियर? तो डिस्कोर्स का मतलब, ओरिएंटलिज्म का मतलब कि ईस्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है, एक ऐसी विचारधारा बना देना, एक ऐसी थॉट प्रोसेस डेवलप कर देना कि ईस्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, ये सारी चीजें बताना। क्लियर? वो कहते हैं, इसी में उन्होंने बताया कि नॉलेज इज नॉट अ न्यूट्रल, मतलब ऐसा नहीं कि जो ज्ञान है वो न्यूट्रल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। इन्होंने बोला कि नॉलेज इज नॉट न्यूट्रल, नॉलेज इज नॉट न्यूट्रल। मतलब जो ज्ञान जो है वो तटस्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सारी चीजें हैं वो आपने बहुत न्यूट्रलिटी के साथ लिखा है या आपने बहुत बैलेंस तरीके से लिखा है, नहीं है। बट ये प्रोड्यूस द रिलेशन ऑफ पावर। नॉलेज हमेशा पावर के थ्रू लिखा जाता है। आप देखेंगे जितने भी साहित्य, जितने भी इतिहास में लिखा गया, जितने भी बहुत सारे युद्ध ग्लोरीफाई किया गया, तो आप देखेंगे कि हर एक राजा अपने कोर्ट में क्या रखता था? एक हिस्टोरियन रखता था या एक राइटर रखता था, जो उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही लिखता था। ठीक है? तो ये सारी चीजें, जो नॉलेज है वो हमेशा पावर से ही रिलेटेड रहता है। आज भी आप देखेंगे जो स्कूलें हैं, हर स्कूल में कहीं ना कहीं क्या है, इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करता है। कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि जो एजुकेशन है, माइकल फूके भी बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या है, वो इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि किसी के पास बहुत अच्छी शिक्षा पाने की क्षमता है और किसी के पास बिल्कुल शिक्षा पाने की क्षमता नहीं है, यह शिक्षा पा रहा है तो बहुत लोग है। आप देखेंगे कि एक जो सरकारी स्कूल के बच्चे के थॉट प्रोसेस में और एक जो इलीट क्लास के स्कूल के थॉट प्रोसेस में बहुत डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इलीट क्लास के जो लोग हैं वो वेस्ट की सारी चीज़ें अपना रहे हैं, वहाँ का थॉट प्रोसेस। बट इंडिया, मतलब अभी भी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत इंफीरियर तरीके से सिखाई जाती हैं हमारे जो छोटे मोटे स्कूल हैं। तो बहुत, ये क्या कहते हैं, जो नॉलेज होता है हमेशा पावर से, पावर मतलब इकोनॉमिक हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, इनसे हमेशा इनके साथ इनका क्या रहता है, संबंध रहता है। तो ये कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट अ न्यूट्रल, बट बट इट प्रोड्यूस but it produced with in relation of power। ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो मतलब ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एकदम ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया है वो एकदम सही है और न्यूट्रल तरीके से लिख दिया, बल्कि नहीं, आपने जो लिखा है वो आपने बहुत बायस्ड होकर लिखा है। आपने सिर्फ एक तरफ के लोगों को क्या किया है कि एकदम सुपीरियर बता दिया है और ईस्ट के लोगों को बहुत इंफीरियर बता दिया है। क्लियर? उसके बाद ये कहते हैं, जस्ट सेकंड गाइस, आई हैव टू
ओके, कहा था हम लोग, ठीक है। उन्होंने इन्होंने बताया कि जो ओरिएंटलिज्म है वो तीन टाइप्स के, वो मतलब विचारधाराएं जो हैं वो तीन तरीके से आप समझ सकते हैं। ओरिएंटलिज्म को आप क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? जो पहला तरीका है ओरिएंटलिज्म का, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा बढ़िया से बना के, कि जो ओरिएंटलिज्म है वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से तरीके से देखने को मिलेगा? पहला ये कहते हैं पहला ये कहते हैं कि एक एक तरीका है कि आपको एकेडमिक ओरिएंटलिज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एकेडमिक। आपको एकेडमिक ओरिएंटलिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एकेडमिक ओरिएंटलिज्म देखने को मिलेगा। आपको एकेडमिक ओरिएंटलिज्म आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आप जो है आप एक तरह के तरीके से साहित्यिक चीजों को आप देखेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा दैट इज इमेजिनेटिव, मतलब कि आपने कैसी सारी चीजें की हैं, मतलब कि आपके विचारधारा में क्या है। इमेजिनेटिव ओरिएंटलिज्म, क्लियर। उसके बाद ये कहते हैं कि आपको एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल में भी आपको विचारधाराएं देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ पे क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। चाहे आप जुडिशरी ले लीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लीजिए, या आप कोई पुलिस ले लीजिए, ये सारी चीजें क्या है, एक अंग्रेजों की बनाई हुई थी। मिलिट्री आप ले लीजिए, तो वहाँ की जो विचारधाराएं हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, आज भी कहीं ना कहीं वेस्ट से क्या है, इंस्पायर है। आप देखेंगे कि जो लॉज बने हुए थे वो पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए, तो काफी सालों तक हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी में उन्हीं उन्हीं सारे लॉज को क्या किया गया, फॉलो किया गया, उन्हीं के थ्रू ये सारी चीजें दिखाई गई। क्लियर। तो ये सारी चीजों से आपका क्या होता है, ओरिएंटलिज्म बनता है। मतलब एकेडमिक तौर पे जब हम बात करते हैं, एकेडमिक तौर का मतलब कि स्टडी, जब जब आप स्टडी करते हैं क्या, यूरोपियन लिटरेचर को, किसको स्टडी कर रहे हैं, जब आप यूरोपियन लिटरेचर को रिव्यू क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यूरोपियन लिटरेचर, कल्चर हो गया, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, या आप वहाँ की लैंग्वेज हो गया, या कल्चर, ये सारी चीजें। इमेजिनेटिव, आपने वहाँ लोग ईस्ट के बारे में कैसे कैसे इमेज बना के रखे हैं, ये किसके थ्रू पता चलता है, जब आप वहाँ के आर्ट्स को देखते हैं, जब आप वहाँ के आर्ट्स को देखते हैं, या आप वहाँ के जो हैं, जब आप वहाँ के साहित्य को पढ़ते हैं। क्लियर। जैसे कि आपने कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स ने ले जाके रख दिया, तो आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमने यहाँ से लेके आ गए, मतलब हमने आपके ऊपर क्या किया, डोमिनेट किया, और उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, जस्टिफाइड कर दिया। क्लियर। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल हो गया, इंस्टीट्यूशनल जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, क्या हो गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी में भी तो हो सकता है। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन सारी जगहें क्या है, आपको ओरिएंटलिज्म क्या है देखने को मिलेगा। आप सारी चीजें आप यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इनका एक जो मेजर कॉन्सेप्ट एक और आता है, दैट इज कल्चरल इंपीरियलिज्म। क्या है? एक कल्चरल इंपीरियलिज्म। इनका जो एक और इन्होंने दिया वो था कल्चरल, जस्ट सेकंड गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कल्चरल इंपीरियलिज्म। नहीं नहीं, इनकी बुक का नाम था कल्चर, सॉरी मुझे भूल गया। इंपीरियलिज्म।
कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब है कि कैसे जो यूरोपियन लिटरेचर हैं वो डीपली इंटरवेन होते हैं बाय द इंपीरियल एक्सपेंशन, मतलब कि जो वहाँ के लिटरेचर में कैसे बताया गया कि जो हमारा साम्राज्यवाद था वो सही था, हमने कैसे दूसरे देशों के आइडियोलॉजी को इम्पोज किया, कैसे वहाँ पे हमने अपनी आइडियोलॉजी बनाई, हमने कैसे उनको कॉलोनियल बनाया। मतलब वहाँ के जो साहित्य हैं, जो उपन्यास हैं, वो साम्राज्यवाद की जो भावनाएं हैं उसको क्या करते हैं, एक वैध तरीका बताते हैं। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो साम्राज्यवाद है वही सारी चीजें सही, सारी चीजें सही हैं, बाकी सारी चीजें आपके हिसाब से सही नहीं है। तो इन्होंने बताया कि इंपीरियलिज्म जो है, कल्चरल इंपीरियलिज्म आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोपियन, दूसरे कलर से लिख देते हैं गाइस, जो यूरोपियन जो यूरोपियन लिटरेचर है, जो यूरोपियन लिटरेचर आर डीपली intervened by imperial expansion। इंपीरियल एक्सपेंशन मतलब कि सारी चीज़ें जो आप देखेंगे तो वो जो दिखाया गया है उसमें आपको इंपीरियल एक्सपेंशन, इंपीरियल, देखिए अगर आपने अभी तक इतना नहीं समझा कि जो इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म एंड आप कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म, दोनों को हम समझते हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब कि आइडियोलॉजी बेस्ड होता है, ये क्या होता है, आइडियोलॉजी होता है, आइडियोलॉजी कि वहां दूसरे के देशों में अपनी जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी को क्या करना, वहां उनको कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल करना। मतलब आपने किसी को पॉलिटिकली तौर से, आइडियोलॉजिकली तौर से उसको क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। मतलब कि एक विचारधारा ऐसी बना देना कि जिसके थ्रू वो लोग क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि इसी विचारधारा को क्या कर देना, इम्पोज कर देना और उसके थ्रू उसको कॉलोनी बना लेना। क्लियर, क्या बना लेना, कॉलोनी बनाना, क्या बना लेना, अपनी कॉलोनी बना लेना। मतलब कि जो मेरी विचारधारा है उसके थ्रू मैं अपने आप को क्या बना दूंगा, कॉलोनी बना दूंगा। क्लियर। उसके थ्रू ये, इसके थ्रू ये भी कहते हैं ये कि जो पश्चिमी मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है वो कैसे इस्लाम को, मतलब वो वेस्टर्न मीडिया ने जो इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम को उन्होंने क्या किया, अरब किया। इस्लाम, ये जो अरब की दुनिया है, ये जो अरब देश हैं, जो अरब देश हैं उनके बारे में देखो, वेस्टर्न में और अरब कंट्रीज में क्या है, कल्चरल डिफरेंस है। क्या है, इसको हम कह सकते हैं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्या है, विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। बट बट जो वेस्ट थे, जो वेस्टर्न लोग थे, जो ऑक्सीडेंटल लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस सांस्कृतिक डिफरेंस को उन्होंने एक सिक्योरिटी डिफरेंस के बारे में बता दिया, सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में इन्होंने बता दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट के तरीके से काम करते हैं। मतलब किसी हर देश के लिए क्या है, ये खतरा है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो वेस्टर्न, जो अरब, जो जो इस्लाम के जो लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से एनिमीज हैं। इनको इन्होंने क्या बता दिया, अपना एक शत्रु, शत्रु बता दिया। क्या बता दिया, शत्रु बता दिया कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से दुश्मन के तौर पे हैं। और जो कल्चरल डिफरेंस था, कल्चरल डिफरेंस को इन्होंने सुरक्षात्मक खतरे के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, जैसे आप वेस्टर्न मीडिया को जो देखते हैं, वेस्टर्न मीडिया में मूवीज हो गए, लिटरेचर हो गए, या वहाँ का जो न्यूज एजेंसीज हो गए, वो हमेशा दिखाता है कि जो अरब कंट्रीज के जो लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं कि वो दूसरे के देशों के लिए शत्रुता बनाते हैं, या वहाँ का इतिहास ऐसा है। तो एक तरीके से आपने वहाँ की इमेज ऐसी बना दी कि आपके और हमारे बीच सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, जिसको आपने क्या किया कि आपने सुरक्षात्मक तौर पे उसको
एक खतरा बता दिया कि ये जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो दूसरे देशों के लिए क्या है, खतरा है। क्लियर। तो इन्होंने इस्लाम के बारे में, मतलब जो वेस्टर्न है उन्होंने बताया कि जो इस्लाम है या जो अरब कंट्रीज हैं वो दूसरे देशों के लिए क्या है, एक खतरा तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एक इमेजिन बना दिया, मतलब कि एक क्या बना दिया, एक तरीके से इमेज बना दी, मतलब इमेजिनेटिव ओरिएंटलिज्म हम उसे कह रहे हैं। एक तरीके से इमेजिनेटिव मतलब ओरिएंटलिज्म डेवलप कर दिया वेस्ट के मीडिया ने, वेस्ट के लिटरेचर ने, कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के कल्चर ही ऐसा है। क्लियर। तो ये थे जो मेजर हमारे कॉन्सेप्ट थे बाय द एडवर्ड सेड, जो हमारे जस्ट सेकंड भाई, बुक्स लिखा था मैंने। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। आइए, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे कि इन्होंने पहली जो बुक लिखी दैट इज ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म इन्होंने कब लिखे, 1978 में इन्होंने लिखा, 1978 में। उसके बाद दूसरी बुक ये लिखते हैं कन्वेइंग इस्लाम, कवरिंग इस्लाम, सॉरी, कवरिंग इस्लाम। ये कब आई, 1981 में, कब आई, 1981 में। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट, द क्रिटिक। ये बुक आई 1983 में। क्लियर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक ये लिखते हैं, इसका नाम है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। ये कब लिखा इन्होंने, 1993 में। उसके बाद एक और इनकी इम्पोर्टेंट बुक जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, ये कब लिखा है इन्होंने, 1994 में। उसके बाद उसके बाद इन्होंने लिखा आउट ऑफ, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, आउट ऑफ प्लेस। ये कब लिखा है इन्होंने, 1999। क्लियर। उसके बाद इन्होंने एक और जो कॉन्सेप्ट था, ये जो ऐसे था, इन्होंने लिखा कि रिफ्लेक्शन ऑन exile and other ऐसे, कब लिखा, ये भी इनका एक क्या था, एक ऐसे इन्होंने लिखा। ठीक है। तो ये थी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। कुछ क्वेश्चंस इनसे देख लेते हैं कि जो कि अभी तक कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो 2025 जनवरी 2025 में पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, हु इज द ऑथर ऑफ द कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, इस बुक के ऑथर थे दैट इज एडवर्ड सेड, एडवर्ड सेड। कौन था इनके बुक का नाम, एडवर्ड सेड। किसने लिखा, एडवर्ड सेड ने लिखा। उसके बाद जनवरी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्शन ऑफ ओरिएंट, कि मतलब किसने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दिया ओरिएंट का, किसने कौन थिंकर है जिन्होंने बताया कि जो जो वेस्ट के जो लोग हैं वो दूसरे ईस्ट के लोगों को क्या बोलते हैं, ओरिएंट बोलते हैं। किसने दिया, दैट इज एडवर्ड सेड ने। इन्होंने जो वेस्ट के जो लोग हैं उसको क्या बोला था, ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन। एडवर्ड सेड आर्ग्यूड दैट ओरिएंटलिज्म इज अ डिस्कोर्स, एक चर्चा का विषय है,
मतलब चर्चा का तरीका है, थ्रू विच वेस्ट कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ द ईस्ट टू जस्टिफाई द डोमिनेशन। बिल्कुल सही बात है। एडवर्ड सेड, दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि एडवर्ड सेड कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइकल फूके, माइकल फूकेज आइडिया ऑफ नॉलेज एंड पावर। बिल्कुल ये भी कहते हैं कि जो नॉलेज एंड पावर है, जो नॉलेज है वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, पावर से रिलेटेड होता है। किसने बोला, माइकल फूके ने भी बोला था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेटमेंट है ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड explained that western scholarship often represented the orient through the stereotype and biased narrative। जो ओरिएंट के लोग हैं वो स्टीरियोटाइप हैं एंड बायस नैरेटिव है। बिल्कुल सही बात है ये भी, बिल्कुल। एंड कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेट द ओरिएंटलिज्म चैलेंज द कलोनियल डोमिनेशन बाय द प्रेजेंटिंग एंड द ऑब्जेक्टिंग एंड अनबायस्ड ऑफ ईस्ट। बिल्कुल ये गलत बात है। इन्होंने अनबायस्ड नहीं बताया कि बायस तरीके से ओरिएंटलिज्म में बताया कि जो ईस्ट के लोग हैं वो कैसे बायस तरीके से ईस्ट के लोगों को, जो वेस्ट के लोग हैं ईस्ट के लोगों को क्या बताते हैं, एक स्टीरियोटाइप बताते हैं। क्लियर। तो पहला ट्रू हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो ये थे हमारे एडवर्ड सेड। इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटलिज्म से पूछा जाता है। बाकी अभी तक और कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आप लोग मुझे इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल सोशोलॉजी बाय शुभम सर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी शुभम कुशवाहा अंडरस्कोर कुशवाहा 04 के नाम से होगा, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए एंड शेयर कीजिए अपने जो भी आपके फ्रेंड जूनियर्स हैं जो कि यूजीसी नेट सोशोलॉजी के तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।